नमस्कार। स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अध्ययन के क्रम में अब हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की एक अति महत्वपूर्ण विशेषता जो उसे विशिष्टता प्रदान करती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक ऐसी शुद्ध प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत नागरिक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कानूनों और नीतियों का निर्माण करते हैं। इसके कुछ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ साधन हैं, कुछ उपाय हैं जिनके माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभिव्यक्त होता है। स्विट्ज़रलैंड में सर्वप्रथम लैंड्सजीमिंडे या जिन्हें हम जनसभाओं का नाम दे सकते हैं, इनके रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संचालित होता है। स्विट्ज़रलैंड में कुल 5 कैंटनों में ये जनसभाओं की व्यवस्था है, जिसमें 1 पूर्ण और 4 अर्ध कैंटन इन लैंड्सजीमिंट्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रत्येक जनसभा अपने कैंटन की व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है। वर्ष पर्यंत तक के लिए अपने कानूनों का निर्माण और उनको उसके संबंध में आवश्यक नागरिक व्यवस्थाएं करती है। तो 1 पूर्ण और 4 अर्ध कैंटन में जनसभाओं की व्यवस्था है, जिसमें 20 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक आवश्यक रूप से जनसभा की कार्यवाही में भाग लेते हैं। और इस 1 पूर्ण और 4 अर्ध कैंटनों में प्रशासन चलाने के लिए कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष का चुनाव भी जनसभा के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके अलावा कार्यकारिणी परिषद द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, वो वार्षिक रिपोर्ट जनसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और जनसभा उस पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त जनसभा में एकत्रित होकर समस्त नागरिक जो हैं, 1 पूर्ण और 4 अर्ध कैंटनों के नागरिक वार्षिक बजट पर विचार करते हैं, वित्तीय प्रावधानों पर विचार करते हैं, प्रमुख अधिकारियों और न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं और साथ ही साथ इस प्रकार एक प्रभुत्व संपन्न संस्था के रूप में जनसभा 1 पूर्ण और 4 अर्ध कैंटन में कार्य करती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ये पहला उपाय है लैंड्सजीमिंट्स का, या जिसे हम जनसभा के नाम देते हैं, जिसमें कैंटनों के 1 पूर्ण और 4 अर्ध कैंटनों की जनता अपने अपने कैंटन में एक स्थान पर एकत्रित होकर वयस्क जो नागरिक हैं, 20 वर्ष की उम्र प्राप्त समस्त नागरिक एकत्रित होकर अपने लिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं का निर्धारण और नियंत्रण करते हैं और इस प्रकार से एक प्रभुत्व संपन्न संस्था के रूप में, कार्यवाही के रूप में जनसभा अपना दायित्व संपन्न करती है। और ये एक प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, जिसमें बिना प्रतिनिधियों को मध्यस्थ बनाए जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने लिए सरकारी प्रावधानों का निर्धारण करती है। दूसरा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है लोक निर्णय या जनता की राय। लोक निर्णय मूलतः एक निषेधात्मक व्यवस्था है। यदि जनता लोक निर्णय के द्वारा अपना मत विधेयक के पक्ष में रखती है, प्रकट करती है, तो वो कानून बन जाता है, अन्यथा उसे रद्द समझा जाता है। तो जनता की विधेयक कानून के आधार पर या कानून पर जनता की स्वीकृति लोक निर्णय के रूप में अभिव्यक्त होती है। संघीय स्तर पर जो लोक निर्णय का प्रयोग है वो 2 प्रकार से, एक अनिवार्य लोक निर्णय और ऐच्छिक लोक निर्णय। अनिवार्य लोक निर्णय समस्त संवैधानिक संशोधनों पर अप्लाई होता है। संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे, सभी को जनता की राय जानने के लिए जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये अनिवार्य लोक निर्णय है। दूसरा ऐच्छिक लोक निर्णय होता है, जिसमें संघीय व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी विधेयक या संधि पर
लोक निर्णय लिया जाना, जनता की राय लिया जाना तब जरूरी हो जाता है जब उस संधि, समझौते या नीति निर्देश के प्रकाशन के 90 दिन के अंदर अंदर 30,000 स्विस नागरिक या 8 कैंटन लोक निर्णय की मांग करें। ऐच्छिक लोक जो अनिवार्य लोक निर्णय है वो समस्त संविधान संशोधन प्रस्तावों पर लागू होता है, और जो ऐच्छिक लोक निर्णय है वो तब लागू होता है जब किसी संशोधन या किसी विधेयक या किसी संधि या समझौते का प्रकाशन होता है, और उसके प्रकाशन के 90 दिन के अंदर अंदर यदि 30,000 मतदाता या 8 कैंटन लोक निर्णय की मांग करें तो उस विषय को फिर लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, मतलब ऐच्छिक लोक निर्णय में समस्त विषय शामिल नहीं होते। अपवाद के रूप में जैसा कि 15 वर्ष से कम समय की अवधि के लिए जो संधियां की गई हैं उन पर ये लोक निर्णय लागू नहीं होता। संघीय सभा यदि किसी विषय को अति आवश्यक घोषित कर देती है और उसके बाद उस पर किसी प्रकार का कानून बनता है या व्यवस्था बनती है तो उस पर भी लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं होती। या जो वित्त विधेयक है, फाइनेंस बिल है, इस पर भी लोक निर्णय नहीं होता। संघीय सभा द्वारा किसी विधेयक को यदि अति आवश्यक घोषित किया जाता है, अर्जेंट घोषित किया जाता है, तो उस पर लोक निर्णय तो नहीं होता, लेकिन उसकी अधिकतम ड्यूरेशन जो अवधि है वो है 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद वो इस प्रकार का जो कानून है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो संघीय स्तर पर 2 प्रकार का लोक निर्णय प्रयुक्त होता है, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य लोक निर्णय संशोधन प्रस्ताव से संबंधित समस्त प्रस्तावों पर होता है, और ऐच्छिक लोक निर्णय यदि 30,000 मतदाता किसी विधेयक के 90 दिन के अंदर अंदर, प्रकाशन के 90 दिन के अंदर अंदर यदि लोक निर्णय की मांग करें या 8 कैंटन मांग करें तो ये व्यवस्था लागू होती है, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। कैंटनों के स्तर पर अगर हम लोक निर्णय की बात करें तो 1 पूर्ण और 4 अर्ध कैंटन में तो क्योंकि लैंड्सजीमेंट्स के माध्यम से या जनसभाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र में की अभिव्यक्ति होती है या कार्य संपन्न किया जाता है, इसलिए उन्हें छोड़कर, क्योंकि वहाँ तो लोक निर्णय की आवश्यकता ही नहीं है, जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी कार्य संपन्न करती है, तो उन्हें 1 पूर्ण और 4 अर्ध कैंटन को छोड़कर 18 पूर्ण और जो 2 अर्ध कैंटन हैं इनमें लोक निर्णय की व्यवस्था स्वीकार की गई है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो फिर से दोनों प्रकार का अनिवार्य लोक निर्णय और ऐच्छिक लोक निर्णय है। अनिवार्य लोक निर्णय 18 पूर्ण और 2 अर्ध कैंटन में संविधान संशोधन संबंधी प्रस्तावों पर अनिवार्यतः लोक निर्णय लिया जाता है। इनमें से 10 पूर्ण और 1 अर्ध कैंटन में सभी साधारण विधेयकों पर भी अनिवार्यतः लोक निर्णय की व्यवस्था रखी गई है। 10 पूर्ण और 1 अर्ध कैंटन में साधारण विधेयक पर भी अनिवार्यतः लोक निर्णय किया जाता है, और 18 पूर्ण और 2 अर्ध कैंटन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर लोक निर्णय किया जाता है। ऐच्छिक लोक निर्णय के आधार को अगर हम देखें तो 8 पूर्ण और 1 अर्ध कैंटन में साधारण कानूनों पर भी ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। तो कुछ कैंटनों में वित्तीय धनराशि की निकासी पर, सीमा से अधिक व्यय पर भी लोक निर्णय का प्रावधान रखा गया है। तो इस प्रकार जनता की राय जानने के लिए लोक निर्णय दूसरा साधन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र को संचालित करने का। तीसरा है आरंभक। आरंभक का मतलब होता है आरंभ करना, शुरू करना। ये एक प्रकार का भावात्मक अधिकार है जिसके द्वारा साधारण मतदाता प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ जाता है
या कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। ये दो प्रकार के होते हैं, आरंभक, सविन्यासित और अविन्यासित। संघीय स्तर पर आरंभक का के प्रयोग का अगर हम व्यवहार देखें तो आरंभक का अधिकार संघीय स्तर पर केवल संवैधानिक मामलों में होता है। ये कहलाता है संवैधानिक आरंभक, जिसमें आरंभक का मतलब है कि उस विधेयक का प्रारूप तैयार करके जनता प्रस्तुत कर सकती है। सविन्यासित में वो बिल्कुल उसको विधेयक का कानूनी प्रारूप जैसा होता है उस प्रकार से तैयार करके प्रस्तुत करती है, और अविन्यासित में जनता जो है वो सिर्फ भाव या मूल जो उसका उद्देश्य या क्रिया है वो बताती है, और बाकी का उसका विन्यास का कार्य जो है विधेयक के रूप में वो संघीय सभा के द्वारा या और किसी विशेषज्ञ स्तर की इकाई के द्वारा संपन्न किया जाता है। संविधान में पूर्ण संशोधन का आरंभक होता है। यदि दोनों सदन सहमत होते हैं तो लोक निर्णय होता है और वो विधेयक पारित माना जाता है। यदि दोनों सदन असहमत होते हैं, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, तो इस पर लोक निर्णय नहीं लिया जाता, बल्कि बिना जनता की स्वीकृति प्राप्त किए ही संघीय सभा भंग हो जाती है। यदि संविधान संशोधन प्रस्ताव पर दोनों सदनों के बीच में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस स्थिति में लोक निर्णय की या आरंभक की लोक निर्णय की कोई व्यवस्था नहीं होती, बल्कि संघीय सभा इस मतभेद की स्थिति में भंग हो जाती है। संविधान में आंशिक संशोधन का जो आरंभक होता है, यदि दोनों सदन, इस आरंभक का मतलब है संविधान संशोधन संबंधी आंशिक संशोधन का प्रस्ताव जो आरंभक के रूप में तैयार किया जाता है, यदि दोनों सदन सहमत हैं तो वो विधेयक का रूप देकर उसे पारित कर देते हैं। यदि असहमत है आंशिक संशोधन पर तो उसे लोक निर्णय के लिए जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और यदि जनता उसे रद्द कर देती है तो वो समाप्त हो जाता है, और यदि जनता उसे स्वीकार कर लेती है तो वो स्वीकार कर लिया जाता है, विधेयक तैयार करके उसे पारित कर दिया जाता है। तो पूर्ण संशोधन प्रस्ताव पर तो किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई समझौतावादी स्तर भी नहीं है, संघीय सभा भंग हो जाती है मतभेद की स्थिति में। आंशिक संशोधन प्रस्ताव पर अगर जनता सहमत होती है तो विधेयक के रूप में पारित हो जाता है, और अगर जनता सहमत नहीं होती तो वो समाप्त हो जाता है। संघीय सभा के कार्यकाल पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। कैंटनों के स्तर पर आरंभक का प्रयोग अगर हम देखें तो 17 पूर्ण और 2 अर्ध कैंटनों में दोनों प्रकार के संवैधानिक और सामान्य कानून के क्षेत्र में आरंभक की व्यवस्था की गई है, यानी जनता स्वयं कानून निर्माण की प्रक्रिया में प्रारूप निर्माण के माध्यम से भाग ले सकती है। यह आरंभक की व्यवस्था है। 17 पूर्ण और 2 अर्ध कैंटन में सामान्य और संवैधानिक दोनों प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार आरंभक के माध्यम से जनता को प्राप्त है। एक पूर्ण कैंटन में सिर्फ संवैधानिक आरंभक की व्यवस्था है, सामान्य कानूनों के बारे में आरंभक की व्यवस्था नहीं है। और आरंभक प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग राज्यों में, कैंटनों में अलग अलग मतदाता की संख्या का निर्धारण किया गया है। कुछ में ऐसी व्यवस्था है कि यदि 12,000 मतदाता मिलकर किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत करें तो वो आरंभक की तरह माना जाएगा। कहीं 15,000 है, कहीं 6,000 है। तो कैंटनों में ये सदस्य संख्या जो है कि कितनी जनता, कितने नागरिक मिलकर ये प्रारूप तैयार करके आरंभक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, इसकी संख्या एक नहीं है, बल्कि कैंटनों द्वारा निर्धारित होने के कारण इसमें भिन्नता देखी जाती है। तो इस प्रकार ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आपूर्ति या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का व्यवहार संचालित होता है, जिसमें मुख्यतः 3 साधन हैं। एक है लैंड्सजेमेंट्स या जनसभाएं,
जिसमें जनता स्वयं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका अदा करती है। दूसरा है लोक निर्णय, जिसमें निर्मित विधेयक या प्रारूप पर जनता अपनी राय देती है, सहमति या असहमति का स्तर दिखाती है, और अगर जनता की सहमति उस प्रारूप के साथ होती है तो वो लोक निर्णय के रूप में सहमति अगर अपनी दिखाती है तो वो विधेयक कानून बन जाता है, अन्यथा कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता। तीसरा उसका साधन है आरंभक का, यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करने का अधिकार कैंटनों के स्तर पर और संघीय स्तर पर प्राप्त है, जिसमें सविन्यासित रूप है अगर आरंभक का तो जनता उस विधेयक के प्रारूप को कानून के समान तैयार करके प्रस्तुत करती है, वो कहलाता है सविन्यासित आरंभक। और यदि जनता सिर्फ मूल भावना या केंद्र को स्पष्ट करके और बाकी की आपूर्ति का कार्य संबंधित विभाग को या अपनी भावना बताकर वो उसका मूल उद्देश्य प्रकट करती है और उसको विधेयक का पूरा औपचारिक रूप प्रदान नहीं करती, तो वो कहलाता है अविन्यासित आरंभक। तो लैंड्सजीमेंट्स, लोक निर्णय और आरंभक, इन 3 आधारों पर स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कार्यरत है। धन्यवाद।